हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 3 को करेंगे। 2 चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है आपके चैप्टर 3 की हम बात करेंगे। तो चाहे हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे होंगे या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी टर्म्स हैं मैं उनको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊँगा। एनसीईआरटी की जो बुक है वो अपलोड कर दी जा चुकी है आपके ऐप पर, आप वहाँ पर जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ कंपाइल करके उसमें मैंने डाल दिया है, हर चैप्टर वाइज़। और यहाँ पर एक-एक करके मैं चैप्टर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज जो है हम बात करेंगे मोशन ऑफ अर्थ या फिर जो पृथ्वी की गतियाँ हैं, चैप्टर 3 है एनसीईआरटी के क्लास 6 के ज्योग्राफी का, उसको हम बात करेंगे। तब देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के आपके मोशंस की बात की गई है, ठीक है? पहला है आपका घूर्णन, घूर्णन जिसको आप बोलते हो रोटेशन, रोटेशन बोला जाता है। और दूसरा जो है वो है परिक्रमण, परिक्रमण जिसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। तो पृथ्वी की 2 तरह की गतियाँ होती हैं, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है बात? अब रोटेशन क्या होता है? जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है। अब मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, अब मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, तो ये अर्थ की क्या हो गई बेटा? एक्सिस हो गई। अर्थ जब अपने एक्सिस पर घूमती है, उसी को बोला जाता है रोटेशन या फिर घूर्णन बोला जाता है। समझ में आ गई बात? अर्थ जब अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन या फिर घूर्णन बोला जाता है। वहीं पर अर्थ जब सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण या फिर रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है बात? तो 2 चीज़ें हैं आपके पास। अर्थ के 2 मोशन होते हैं, पहला अपने ही एक्सिस पर घूमती है और दूसरा जो होता है वो सन के चारों ओर घूमती है। तो पहला लाइन यहीं पर दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है। पृथ्वी के 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं, मोशंस होती हैं। पहला होता है बेटा घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष अक्ष मतलब होता है बेटा एक्सिस, एक्सिस पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। अब सूर्य के चारों ओर जो गतियां हो रही हैं उसे परिक्रमण कहा जाएगा, और जो अपने एक्सिस पर जो घूम रही है, अपने अक्ष पर जो घूम रही है, उसे आप रोटेशन या फिर घूर्णन बोलेंगे। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पहली बात तो यह किसी प्रकार की कोई एक लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। आपके अर्थ पर इस प्रकार की कोई लाइन देखने को नहीं मिलती है, पर ये एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन है। ठीक है बात? अक्ष अक्ष मतलब ये जो एक्सिस है, ठीक है बात? इसे अक्षीय कक्षीय सतह से 661/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए बाबू ध्यान से, अगर आप अर्थ की बात करते हो तो अर्थ जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं है। अगर वो सीधी नहीं है तो वह अपने एक्सिस पर 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी है बेटा? 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है, अपने एक्सिस से। तो अपने ऑर्बिटल प्लेन की अगर आप बात करते हो या फिर अपने कक्षीय सतह की बात करते हो, ये कहलाता है ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है बेटा, और ये जो कहलाता है ये कहलाता है एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन थोड़ा-सा बड़ा बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, 2 तरह के प्लेन आपको अर्थ में देखने को मिलते हैं। अब इसी अर्थ को ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक ये है आपका, ठीक है? और एक ये है आपका, ठीक है बात? इसे बोला जाता है बाबू एक्सियल प्लेन, एक्सियल प्लेन। और इसको बोला जाता है बेटा ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन बोला जाता है। ठीक है बात? अब देखिए, ये जो एक्सियल प्लेन है या फिर जिसको आप कक्षीय आप सतह बोल सकते हो, और इसको आप बोल सकते हो, इसको आप अक्षीय सतह बोलते हो, अक्षीय सतह, ठीक है बात? और इसको बोला जाता है कक्षीय सतह, कक्षीय सतह, ठीक है? अब पृथ्वी बिल्कुल सीधी नहीं है, वह अपने एक्सिस पर 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है। 23 1/2 डिग्री अपने एक्सिस से झुकी हुई है। ये एंगल जो है ये कितना है? 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है। तो अगर ये 23 1/2 डिग्री है, तो ये पूरा कितना होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा होता है, ये होता है आपका 66 1/2 डिग्री। समझे बात को? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यह अपने कक्षीय सतह यानी ऑर्बिटल प्लेन से ये 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक्सियल से कितना बनाएगी? 23 1/2 डिग्री का बनाएगी। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है बात? यही हो गया आपका कक्षीय समतल, या फिर आप बोल सकते हो उसको ऑर्बिटल प्लेन बोल सकते हो। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ये तो आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि ये अर्थ एक प्लैनेट है, या फिर जितने भी प्लैनेट हैं आपके सोलर सिस्टम में वो सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और सूर्य के ऊष्मा द्वारा ही गर्म होते हैं। पृथ्वी का आकार गोले के समान है,
इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब अगर आप सन अर्थ की बात करते हो, ठीक है? तो अब देखिए, ये है मान लीजिए आपका अर्थ और इधर है आपका सन। ये मान लेते हैं, ये है आपका सन, ठीक है बात? ये सन है, ठीक है? तो सन से अपनी रेडिएशंस आ रही हैं बेटा, सन से अपनी रेडिएशन आ रही हैं। तो अगर आप बात करेंगे तो पृथ्वी अगर एक स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप में है या फिर एक गोले के समान है, तो एट ए टाइम इसका एक ही जो हिस्सा होगा, जो सन के सामने पड़ेगा, वही आपका क्या होगा बेटा? प्रकाशित होगा। और दूसरी तरफ क्या रहेगा बेटा? प्रकाशित नहीं रहेगा। तो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसे आप बोलते हो डे, और जिस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, उसे आप बोलते हो नाइट। ठीक है बात? और ये कैसे होता रहता है बेटा? ये अपने एक्सिस पर ही क्या करती है बेटा? रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। अब देखो, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जो आपने देखा। सूर्य की तरफ जो भाग होगा उसमें क्या होगा बेटा? दिन होगा। जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है, वहां पर रात होती है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है, या फिर बोला जाता है इल्यूमिनेटिंग इल्यूमिनेटिंग सर्कल। ठीक है बात? सर्कल, इल्यूमिनेटिंग सर्कल क्या है बेटा? ये जो बीच वाली लाइन मैंने आपको खींची हुई है, जो इसको डिवाइड कर रही है डे और नाइट में, इसी को बोला जाता है इल्यूमिनेटिंग सर्कल बोला जाता है। और ये चारों तरफ रहे, ये आपके क्या कहते हैं बेटा? ये पूरी तरीके से एक सर्कल के रूप में रहेगा। तो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, उस तरफ क्या हो जाएगा बेटा? डे। और जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, उसे बोलिए रात। तो इल्यूमिनेटिंग सर्कल क्या होता है? इल्यूमिनेटिंग सर्कल या फिर प्रदीप्त वृत्त एक प्रकार का वृत्त होता है, जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित, या फिर आप बोल सकते हो डे या फिर नाइट वाले हिस्से में डिवाइड करता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। अब 3.2 क्या है बेटा? यहाँ पर देखेंगे आप। ठीक है बात? ये रहा 3.2। अब ये रहा प्रदीप्त वृत्त और ये है आपका अक्ष। क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये जो है पृथ्वी बिल्कुल सीधी नहीं है, ये अपने एक्सिस से कितना झुकी हुई बेटा? 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है। अब प्रदीप्त वृत्त की अगर आप बात करते हो, तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो सर्कल बन रहा है, ये है आपका इल्यूमिनेटिंग सर्कल, इल्यूमिनेशन सर्कल बोलते हैं। तो इस वाले हिस्से पर पूरी तरीके से आपका दिन है और इस वाले हिस्से पर पूरी तरीके से आपका रात है। इस वाले हिस्से पर पूरी तरीके से रात है और इधर वाले हिस्से पर पूरी तरीके से डे है। समझे बात को? अब देखो, तो अगर आपसे पूछा इल्यूमिनेशन सर्किल और एक्सिस क्या सेम होते हैं? नहीं, इल्यूमिनेशन सर्किल अलग होता है और पृथ्वी का एक्सिस बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इल्यूमिनेशन सर्किल किस लिए होता है? वह डे और नाइट में डिवाइड करने के लिए होता है। एक्सिस क्या होता है? वो टिल्टेशन है आपका अर्थ का, जो अपने ओरिजिनल एक्सिस से उतना एंगल झुकी हुई रहती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगाती है। तो आपको पता है ये कितने देरी का समय लगाती है बेटा? 24 घंटे का समय लगाती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन या फिर अर्थ डे कहा जाता है। पृथ्वी दिन या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा? अर्थ डे कहा जाता है। मतलब इस 24 घंटे का जो समय होता है, उसी को क्या बोला जाता है बेटा? अर्थ डे। मतलब एक जगह पर अगर दिन है, ठीक है बात? तो अगले समय उसमें दिन कब होगा? एक जगह पर मान लो यहाँ पर अगर दिन है, तो अगली बार यहाँ पर दिन कब होगा, या फिर ये उसी पोजीशन पर कब पहुंचेगा बेटा? 24 घंटे के बाद। मतलब पृथ्वी अपना एक सर्कल, एक रोटेशन जो होता है, वो कितनी देरी में पूरा कर लेती है बेटा? 24 घंटे में पूरा कर लेती है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है। 24 आवर जो होती है, वो पृथ्वी की क्या होती है बेटा? दैनिक गति होता है। इसी गति से वो दिन भर में चक्कर लगाती रहती है। क्लियर हो गई बात? अब यहीं पर देखो, ये है आपका पृथ्वी का कक्षीय समतल और पृथ्वी का कक्षीय समतल। यहाँ पर कक्षीय है, यहाँ पर आपका अक्षीय होना चाहिए। ये अक्षीय है और ये क्या हो जाता है बेटा? कक्षीय हो जाता है। ऑर्बिटल प्लेन हो जाता है और ये एक्सियल प्लेन हो जाता है। और ये आपकी ओरिजिनल एक्सिस है पृथ्वी का, ये टिल्टेशन है। तो इससे कितना एंगल बन रहा है बेटा? 23 1/2 डिग्री, और इससे कितना बना है? 66 1/2 डिग्री। ठीक है बात? और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर पृथ्वी की रोटेशन को रोक दिया जाए, अब पृथ्वी का रोटेशन क्या हो जाए बेटा? रुक जाएगा, तो क्या होगा? अब मान लो ये पृथ्वी रोटेट कर रही है, ऊपर के इमेज में आपने देखा पृथ्वी रोटेट कर रही है, तभी एक तरफ आपको दिन हो रहा है और एक तरफ रात हो रही है। ठीक है बात? फिर 24 घंटे के बाद फिर दिन हो रहा है और फिर रात हो रही है। लेकिन मान लीजिए कि पृथ्वी ने रोटेशन करना बंद कर दिया, तो इस तरफ हमेशा आपका डे रहेगा, इस तरफ हमेशा क्या रहेगा बेटा? डे रहेगा। और इस तरफ हमेशा क्या हो जाएगी बेटा? नाइट रह जाएगी। समझ में आ गई बात? मतलब दिन और रात कभी भी चेंज नहीं होंगे। एक तरफ हमेशा दिन रहेगा और एक तरफ हमेशा क्या रहेगा बेटा? रात रहेगी। अच्छा, अब जिस तरफ दिन रहेगा वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी।
ठीक है बात? और जिस तरफ रात है वहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो दिन होता है वो गर्म करने के लिए होता है और रात जो होती है वो ठंडे करने के लिए होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, ठीक है? अगर रोटेशन करना बंद कर देगा तो, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है बात? जीवन संभव नहीं हो पाएगा मतलब कोई भी प्लांट्स आपके सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। ज़्यादा गर्मी में भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा ठंडक में भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जब प्रोड्यूसर वर्ग ही नहीं रहेगा तो फिर उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है, चाहे हर्बीवोरस होंगे, चाहे आपके कार्निवोरस होंगे, चाहे वो ओमनीवोरस होंगे, सारे के सारे आपका फूड चेन ही नष्ट हो जाएगा। तो इस वजह से आपका क्या होगा, जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब देखो, पृथ्वी की दूसरी गति, अब यहाँ पर पहली गति की बात कंप्लीट होगी। पहली गति आपने देखा, पहली गति को क्या कहा आपने? घूर्णन कहा या फिर आपने कहा रोटेशन। क्या कहा आपने? रोटेशन। इससे क्या हो रहा है बेटा? इससे दिन और रात हो रहा है, डे एंड नाइट हो रहा है, डे एंड नाइट हो रहा है, प्लस टेम्परेचर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है बात? आपने इल्यूमिनेशन सर्किल के बारे में भी देखा, ऑर्बिटल प्लेन के बारे में देखा, एक्सियल प्लेन के बारे में देखा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने देख लिया था। अब दूसरी गति की बात कर रहा है जो सूर्य के चारों ओर लगाता है। सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण या फिर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? रिवॉल्यूशन कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। मतलब एक चक्कर लगाने में मतलब इस पोजीशन से अगर शुरू कर रहे हैं तो दूसरे पोजीशन तक पहुंचने में इसको कितना दिन लग रहा है? 365 1/4 डे लग रहा है। या फिर अगर मैं बोलूं 365 घंटे, कितना लग रहा है बेटा? 365 दिन, 365 दिन। और आप बोल सकते हो 6 आवर, 24 1/4 हो गया ना, 24 का एक चौथाई भाग क्या होता है बेटा? 6 घंटे हो जाता है, ठीक है बात? मतलब 365 दिन और 6 घंटे लग रहा है। अब सुनिए बाबू, अब ये 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे मतलब ये 4 साल में ये जुड़ता जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया। तो ये मिलकर के कितना हो जाता है बेटा? 24 आवर। 24 आवर का मतलब हो गया एक दिन। एक दिन मतलब 4 साल तक आप इस 6-6 घंटे को भूलते जाएँगे, मतलब भूल जाएँगे इसको। मतलब जैसे मान लो 2024 एक लीप ईयर था, ठीक है बात? तो 2025 में भी इतना दिन रहेगा तो आप भूल जाओगे, लेकिन आप कैलकुलेट कितना करोगे? 365, ठीक है? फिर 2026 की अगर बात करोगे तो 2026 में भी इतना हुआ तो 4 घंटे वहाँ पर भी बचे। तो 2025 का, 2026 का, 2027 का और 2028 का 6, 6, 6 आप जोड़ोगे 24 घंटा हो गया। तो 2028 में आप एक दिन फरवरी में जोड़ देते हो तो 2028 क्या हो जाता है? आपका लीप ईयर हो जाता है, ठीक है बात? अब देखो, हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं, ठीक है बात? ये मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। जो नॉर्मल होता है उसमें हम 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं और 365 दिन मान लेते हैं। 4 वर्षों वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, तो 4 वर्ष होंगे तो 4 वर्ष गुणे 6 मतलब 24 घंटा। 24 घंटे का मतलब कितना दिन हो गया बेटा? 1 दिन, 1 डे। 6 घंटे मिलकर 1 दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। मतलब जो फरवरी में 28 डेज़ होते थे, वो उसमें 1 दिन जोड़ करके उसे हम क्या बना देते हैं बेटा? 29 डेज़ करते हैं। इस प्रकार चौथे वर्ष फरवरी माह के 28 के बदले 29 दिन का होता है। मतलब 28 की जगह वहाँ पर 29 डेज़ हो जाता है। ऐसे वर्ष में 366 दिन होते हैं। वैसे नॉर्मल कितने हो रहे थे बेटा? 365 हो रहे थे। लेकिन जहाँ पर आपने 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ा वहाँ पर कितने दिन हो गए बेटा? 366 डे हो गए। और ये 1 दिन आया कहाँ से? पिछले जो आप 6-6 घंटा जो बचते जा रहे थे, उन 6-6 घंटे को आपने जोड़ करके क्या किया? इसमें ऐड कर दिया। ठीक है? 366 दिन होते हैं। इसे लीप वर्ष कहा जाता है या फिर इसे बोलते हैं बेटा लीप ईयर। इसे क्या बोला जाता है बेटा? लीप ईयर। तो लीप ईयर कितने साल में आता है बेटा? 4 साल में आता है। ठीक है बात? अच्छा, पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए, चित्र 3.3 ये है आपका चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है बात? अब देखिए, दीर्घवृत्ताकार का मतलब होता है बेटा इलिप्टिकल। इलिप्टिकल इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य का क्या करती है बेटा? चक्कर लगाती है। अब देखिए बाबू, ये है आपका, ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका इक्वेटर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर आएंगे, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका इक्वेटर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यही उसी तरीके से यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपने लाइन कर लिया। ठीक है, अब इस समय देखेंगे पृथ्वी की टिल्डेशन है बेटा 23 1/2 डिग्री। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इस समय जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो सूर्य के सामने है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो सूर्य के सामने है। अब
अगर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सूर्य के सामने है, मतलब सूर्य लंबवत है कहाँ पर, परपेंडिकुलर है कहाँ पर, आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर है सूर्य। इस वजह से जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा वहां पर कौन सी ऋतु आएगी बेटा, समर। वहां पर कौन सी ऋतु आएगी बेटा, समर। समर सीजन आ गया। बस उसी का उल्टा जो होगा वो होगा आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर सूर्य परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध या फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, विंटर रहेगा। क्या रहेगा बेटा, विंटर रहेगा। ठीक है बात, अच्छा। अब इसके बाद से दिसंबर के बाद फिर आते हैं हम मार्च में। मार्च में देखेंगे तो यहाँ पर सन जो है वो परपेंडिकुलर है कहाँ पर, इक्वेटर पर। कहाँ पर परपेंडिकुलर बेटा, इक्वेटर पर। ये है आपकी शरद ऋतु। कौन सी ऋतु है बेटा, शरद ऋतु है। या फिर आप इसे कह सकते हो बेटा 21 मार्च को ये आपका हो गया बेटा ऑटम। ये क्या हो गया बेटा, ऑटम, पतझड़ वाला समय हो जाता है। ठीक है बात। अब उसके बाद सूर्य फिर ऊपर की तरफ आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर्य अब परपेंडिकुलर कहाँ पर है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के आप सॉरी इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है बात। ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नीचे बना दिया इसको, सॉरी। अब देखिए सन कहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है बेटा, इस वाले इलाके में पड़ रहा है, तो इस वाले रीजन में आपका क्या हो जाएगा, अब उत्तरी गोलार्ध में हो गया समर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां हो गया समर, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर हो गया आपका क्या हो गया बेटा, विंटर। तो ध्यान समझिएगा बेटा, जब सन परपेंडिकुलर हो रहा है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो जहां पर सन परपेंडिकुलर होगा वहां पर आएगा आपका समर, और ठीक उसके अपोजिट वाले हेमिस्फीयर पर क्या आएगा आपका, विंटर आएगा। ठीक है बात, अच्छा। जहां पर सन आपका परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है वहां पर विंटर आ रहा है, जहां पर सन परपेंडिकुलर हो रहा है वहां पर समर आ रहा है। तो अब इसको याद कैसे करते हैं, इसका एक सिंपल सा तरीका है। ये है इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है बात। और पृथ्वी के टिल्टेशन की वजह से जो सन है वो जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही मूव करता है पूरे आपके 12 महीने। ठीक है। अब देखिए 21 मार्च को सन जो होता है वो परपेंडिकुलर, पहले मार्च को, पहले मंथ को नहीं याद करते हैं, पहले हम पहले डे को नहीं याद करेंगे, पहले मंथ को याद करते हैं। देखो मार्च में जो है वो सन परपेंडिकुलर है कहां पर, आपके इक्वेटर पर। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, फिर आएगा मई, और फिर आएगा जून। तो जून में परपेंडिकुलर हो जाता है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। अब इसके बाद सन जो होता है वो नीचे आएगा। जून के बाद आता है आपका जुलाई, फिर आता है अगस्त, और फिर आता है सितंबर। सितंबर में दोबारा कहां पर परपेंडिकुलर हो जाता है बेटा, आपके इक्वेटर पर। सितंबर के बाद क्या आएगा बेटा, अक्टूबर, फिर आएगा नवंबर, और फिर आएगा दिसंबर। दिसंबर में कहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कौन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। तो एक आप देखिए मार्च में परपेंडिकुलर हुआ कहां पर, इक्वेटर पर, फिर इसके बाद मूव किया 3 महीना ऊपर जाने में, 3 महीना नीचे आने में, फिर 3 महीना और नीचे जाने में, और 3 महीना ऊपर आने में। मतलब एक हेमिस्फीयर में सन जो होता है वो 6 मंथ रहता है ऊपर वाले, और 6 मंथ रहता है कहां पर, नीचे वाले में। ठीक है बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो आप देखिए मार्च में कहां पर है, इक्वेटर पर, उसके बाद कहां पर गया, टॉपिक ऑफ कैंसर पर। कब गया बेटा, जून में। अब अपनी फिंगर को लीजिए, फिंगर को आप लेंगे, फिंगर में आपके 3 कॉलम होते हैं। तो अगर आपने मार्च यहाँ पर लिख लिया है, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, फिर आएगा मई और जून। जो सबसे टॉप वाले पर आएगा आपके फिंगर में उसी को आपको लिख देना है। के बाद जून लिख दिया आपने, जून के बाद फिर क्या आएगा बेटा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब सितंबर कहां पर आ गया, नीचे। फिर उसके बाद आप देखेंगे सितंबर के बाद क्या आ गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर आ गया तो उसको नीचे लेके, दिसंबर के बाद फिर क्या आएगा बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जो सबसे ऊपर वाले हिस्से में आपके फिंगर के आएगा उसी को आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो कहीं से भी शुरू करिए, मान लीजिए मैंने दिसंबर से शुरू किया तो दिसंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया। दिसंबर के बाद क्या हो गया बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च ऊपर गया, फिर उसके बाद और ऊपर जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। जून हो गया यहाँ पर। जून के बाद फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में यहाँ पर आ गया, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वापस यहाँ पर आ गया। मतलब आप कह सकते हो 3 महीना सन को ऊपर जाने में लगता है, और 3 महीना कहाँ लगता है, नीचे आने में। फिर 3 महीना और नीचे जाने में, 3 महीना और ऊपर आने में। तो इस तरह से देखेंगे तो टोटल कितना लगता है आपका, 12 महीने यहाँ पर लगते हैं। समझ में आ गया, ये पूरा आपका साल है। और इसकी वजह से क्या होता है, सीजन में चेंज होता है। सीजन में कैसे चेंज होगा, अगर सन इस वाले रीजन में परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर आ गया समर, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, समर। और नीचे वाले रीजन में क्या आ गया, यहाँ पर विंटर आ गया। अब जब सन यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इस वाले रीजन में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, समर। और यहाँ पर क्या आ गया बेटा, विंटर। यहाँ पर क्या हो गया, विंटर। जैसे दिसंबर की अगर आप बात करते हो तो 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा बेटा, गर्मी होगी। ऑस्ट्रेलिया में अगर गर्मी पड़ रही है तो दिसंबर में ये जो क्रिसमस मनाएंगे वो गर्मी में मनाएंगे। लेकिन हम क्रिसमस, जो इंडिया है वो यहाँ पर बाबू स्थित है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्रिसमस कब मनता है बेटा, ठंडी में पड़ता है। यही उसका कारण हो जाता है। ठीक है बात, याद रहेगा इतना। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो आप उसे तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट भी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए तो हुआ क्या बेटा, यहां पर आपका टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी, ऊपर वाले में ठंडी। उसके बाद 3 महीना यहां पर जाने में, 3 मंथ। ठीक है, इक्वेटर पर आ गया तो यहां पर आ गया ऑटम।
यहाँ पर क्या आ गया बेटा ऑटम। उसके बाद इधर आया, इधर आया, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, फिर से 3 महीना यहाँ पर लगा, 3 मंथ यहाँ पे लगा, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, ऊपर वाले में आपका समर आ गया और नीचे वाले में क्या आ गया, विंटर आ गया। फिर 3 महीना यहाँ पर जाने में लगा, 3 मंथ यहाँ पर जाने में लगा, फिर 3 महीना यहाँ पर जाने में लगा। समझ में आ गया? तो टोटल आपका कितना हो गया, 12 महीने हो गए। टोटल कितना हो गया बेटा, 12 महीने। ऑटम हो गया। अगर सिर्फ मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर को लेकर के चलता हूँ, यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है बेटा, विंटर है। यहाँ पर क्या है बेटा, ऑटम है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या हो गया, समर हो गया। समर के बाद यहाँ पर क्या हो गया बेटा, स्प्रिंग हो गया। समर के बाद यहाँ पर क्या हो गया, स्प्रिंग हो गया। ठीक है बात। अच्छा, अगर सदर्न हेमिस्फीयर को लूंगा, सदर्न हेमिस्फीयर को लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर क्या आया बेटा, सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर समर आया। समर के बाद क्या आएगा, अब जब उत्तरी हेमिस्फीयर में ऑटम था, दक्षिणी में क्या आएगा बेटा, स्प्रिंग आएगा। दक्षिण में क्या आएगा बेटा, स्प्रिंग। फिर यहाँ पर क्या आ गया बेटा, विंटर आ गया। विंटर के बाद फिर क्या आएगा बेटा, ऑटम आएगा। ऑटम के बाद फिर क्या आ जाएगा, समर आ जाएगा। तो जो आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में देख रहे हो, उसका ठीक उल्टा कहां पर होता है बेटा, साउथ हेमिस्फीयर में होता है। ठीक, अब सुनिए बाबू ध्यान से, अब एक पॉइंट और, इतना अगर आपके दिमाग में चला गया है तो एक कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर सन या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर हो या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर हो। अगर वो कैंसर या कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर होता है तो उसको बोला जाता है सोलिस्टिस। क्या बोला जाता है बेटा, सोलिस्टिस। क्या बोलते हैं बेटा, सोलिस्टिस। हिंदी में बोलते हैं अयनांत। हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, अयनांत। ठीक है बात। या तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हो या तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर हो, तो उसे बोलेंगे सोलिस्टिस या फिर बोलेंगे अयनांत। ठीक है। अगर वो इक्वेटर पर होता है परपेंडिकुलर, कहां पर होता है बेटा, इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होता है, इसे बोला जाता है विषुव। क्या बोला जाता है बेटा, विषुव। अब विषुव वाली सिचुएशन कौन सी है, एक ये सिचुएशन विषुव है और एक ये सिचुएशन विषुव है। देखो, विषुव और विषुव, समझे बात को, विषुव और विषुव। समझ में आया, विषुव और विषुव हो गया। ठीक है बात, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पर क्या है बेटा, अयनांत या फिर सोलिस्टिस। यहां पर भी क्या है बेटा, अयनांत या फिर सोलिस्टिस हो जाता है। ठीक है बात। दक्षिण अयनांत का मतलब क्या हो गया, दक्षिण में सूर्य परपेंडिकुलर है यहाँ पर। उत्तर अयनांत का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर है सूरज। ठीक है बात। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ठीक इसका उल्टा हो जाता है। जैसे यहां पर अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में बसंत है तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा बेटा, शरद होगा। ठीक इसका उल्टा यहां पर हुआ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में शरद आ गया और इधर क्या हो गया, बसंत ऋतु आ गई। ठीक है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ठीक है बात, एक ही एक्सिस पर झुकी हुई रहती है। अब देखिए, झुकाव देखेंगे तो इधर देखिए, ये झुकी है, इधर भी यहीं झुकी है, इधर भी यहीं झुकी है और इधर भी यहीं झुकी है। एक्सिस आप चेंज नहीं कर सकते, एक्सिस एक ही रहता है। सामान्यतः एक वर्ष में समर आती है, विंटर आती है, बसंत ऋतु आती है और शरद ऋतु, मतलब ऑटम और स्प्रिंग आता है। ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब देखिए, डे एंड नाइट चेंज हुआ था रोटेशन की वजह से, सीजन में चेंजेस आते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से, याद रहेगा। डे और नाइट चेंज होता है आपके घूर्णन की वजह से, और जो आपके सीजन्स में चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं बेटा, आपके रिवॉल्यूशन की वजह से या फिर परिक्रमण की वजह से होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून। अच्छा, डेट तो मैंने आपको याद करवाया ही नहीं, चलो यहां पर याद कर लेते हैं। डेट हम इक्वेटर, फिर यहां पर क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहां पर हो गया मार्च, मार्च के बाद हो गया यहां पर आपका जून, जून के बाद फिर क्या आएगा बेटा, सितंबर, सितंबर के बाद क्या आएगा बेटा, दिसंबर। ठीक है बात। तो आपको याद करना है 21, 21, 22, 23। ठीक है बात, 21, 21, 22, 23, 21, 21, 22, 23, 21, 21, 22, 23, या फिर ऊपर से शुरू करेंगे 21, 21, 22, 23। ठीक है बात, 21, 21, 22, 23। 21 जून को परपेंडिकुलर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, 21 मार्च और 23 सितंबर को परपेंडिकुलर होगा आपके इक्वेटर पर, और 22 दिसंबर को परपेंडिकुलर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ठीक है बात। अब देखिए, आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जो आपने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी, मतलब इन रीजन्स में हीट ज्यादा प्राप्त होगी। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होगी। क्यों होगी, स्लांट पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, इसलिए ध्रुवों की तरफ जो होगी वो ऊष्मा कम प्राप्त होगी, क्योंकि वहां पर लाइट जो होगी वो फैल जाएगी। लेकिन जहां पर परपेंडिकुलर है वहां पर ऊष्मा ज्यादा प्राप्त होगी, वहां पर हीट जो है ज्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, स्लांट पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। तो तिरछी पड़ने की वजह से वहां पर हीट जो होगा वो डेसिपिएट हो जाएगा, फैल जाएगा, वहां पर फैलाव आ जाएगा हीट में। ठीक है बात। अब देखो, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध का बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। अब सुनिए बाबू ध्यान से, अब यहां पर देखो, यहां से आप देखना शुरू करिए कि पोल्स पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है। ध्यान से समझना बेटा,
इस वाले हिस्से को देखिए, इस समय सूर्य का कौन सा हिस्सा, अर्थ का कौन सा पोल वाला हिस्सा सूर्य की तरफ झुका हुआ है? तो आप कहेंगे साउथ पोल झुका हुआ है। साउथ पोल झुका हुआ है, साउथ पोल के बाद यहाँ पर भी साउथ पोल झुका हुआ है और यहाँ पर आएंगे तो धीरे-धीरे कौन सा पोल आ गया बेटा? नॉर्थ पोल हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 महीने, 3 महीने, तो 6 महीने साउथ पोल के झुके होने की वजह से 6 महीने साउथ पोल पर हमेशा क्या रहेगा बेटा? साउथ पोल पर हमेशा क्या रहेगा बेटा? दिन रहेगा। लेकिन 6 महीने नॉर्थ पोल पर क्या रहेगी? हमेशा रात रहेगी। और यहां से अब यहां पर देखो साउथ पोल अब पीछे चला गया, साउथ पोल पीछे चला गया, अब यहां से साउथ पोल पर रात होना शुरू। तो 6 महीने साउथ पोल पर यहां पर रात होगा और 6 महीने नॉर्थ पोल पर यहां पर क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। क्योंकि वो हिस्सा जो है, जैसे ये देखो ये टिल्टेशन है, अब देखो ये नॉर्थ पोल मान लो, ये साउथ पोल मान लो, अब ये सूरज है, अब इसके चारों तरफ घूम रहा है। समझ में आई बात? अब ऐसे घूमेगा तो यहां पर 6 महीने हो रहा है। अब यहां पर कौन सा हिस्सा सामने आ गया बेटा? साउथ पोल। अब यहां पर कौन सा आ गया? साउथ पोल। अब साउथ पोल सामने रहेगा 6 महीने, साउथ पोल सामने है, साउथ पोल सामने है, साउथ पोल सामने है और साउथ पोल के बाद फिर कौन सा आ गया बेटा? नॉर्थ पोल। तो यहां पर देख रहे हो ये 6 महीने नॉर्थ पोल सीधे है। 6 महीने कौन सा पोल सीधे ऊपर सामने है बेटा? नॉर्थ पोल। तो 6 महीने नॉर्थ पोल पर दिन रहेगा और साउथ पोल पर हमेशा क्या रहेगी बेटा? रात रहेगी। उसी तरीके से 6 महीने क्या रहेगा? साउथ पोल पर दिन रहेगा और नॉर्थ पोल पर हमेशा क्या रहेगी? रात रहेगी। वही चीज यहां पर दिया हुआ है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, ठीक है बात। अब देखो 21 जून, अब सूर्य जहां पर परपेंडिकुलर होगा वहां पर लंबे समय तक दिखेगा बेटा। तो 21 जून को सूर्य जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में परपेंडिकुलर है, सूर्य जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है, तो यहां पर लंबे समय तक दिखेगा। तो उत्तरी गोलार्ध का नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा बेटा? 21 जून। नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन जो हो जाएगा वो 21 जून हो जाएगा। अब देखो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। अगर दिन लंबा हो रहा है तो रातें कैसी होंगी बेटा? छोटी रातें होंगी। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनांत कहा जाता है, जिसको आप बोलते हो नॉर्थ सोलिस्टिस बोला जाता है। ठीक है, नॉर्थ सोलिस्टिस बोला जा रहा है। ठीक है। 22 दिसंबर को, अब 22 दिसंबर मतलब कहां पर परपेंडिकुलर हो गया बेटा? कैप्रिकॉन पर। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य के एक ओर झुकने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात हो रहा है, लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध मतलब साउथ हेमिस्फीयर में के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। अब देखो सन जब यहां पर परपेंडिकुलर था तो यहां पर समर था, सन जब यहां पर परपेंडिकुलर है तो यहां पर समर है। और ठीक इसका उल्टा कहां पर होगा बेटा? ऊपर वाले गोलार्ध में या फिर नीचे वाले गोलार्ध में। सन यहां पर परपेंडिकुलर है तो समर, यहां पर है तो आपके यहां समर, यहां पर अगर समर है तो यहां पर विंटर, और यहां पर अगर समर है तो यहां पर क्या हो जाएगा? विंटर। बस यही चीज है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, वाइस वर्सा हो जाता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत या फिर सदर्न सॉलिस्टिस बोला जाता है। सदर्न सॉलिस्टिस। तो ऊपर 21 जून को क्या होगा बेटा? नॉर्दर्न सॉलिस्टिस होगा और 22 दिसंबर को क्या होगा बेटा? सदर्न सॉलिस्टिस हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ठीक है, बात मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया कहां पर लाई करता है बेटा? सदर्न हेमिस्फीयर पर, वहां पर गर्मी पड़ती है, इसलिए क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में किस सीजन मनाया जाएगा? समर में मनाया जाएगा। अब देखो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत वृत्त पर क्या पड़ती हैं बेटा? सीधी पड़ती है। इक्वेटर, विषुवत वृत्त मतलब इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पूरे पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछूं नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन 21 जून, साउथ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, दिन और रात बराबर, तो बीचों वाला होगा ना बेटा। तो यहां पर हो गया आपका 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होंगे बेटा? दिन और रात बराबर होंगे। इसे विषुव कहा जाता है। विषुव का इंग्लिश होता है इक्विनॉक्स। क्या होता है बेटा? इक्विनॉक्स। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। 23 सितंबर को क्या होगा बेटा? नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका शरद आएगा। शरद आएगा, ठीक है बा, जिसको आप स्प्रिंग बोलते हो। शरद मतलब क्या हो गया बेटा? स्प्रिंग होगा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु आती है, मतलब ऑटम आ जाता है। साउथ हेमिस्फीयर में, वही मैंने बोला, अगर उत्तरी गोलार्ध में आपका स्प्रिंग है तो दक्षिण में क्या होगा बेटा? ऑटम होगा। अगर ऊपर वाले में ऑटम है तो नीचे वाले में क्या होगा बेटा? स्प्रिंग होगा। ठीक है बात। 21 मार्च की स्थिति के विपरीत होती है जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु आता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या आता है बेटा? शरद ऋतु आता है। ठीक उल्टा हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दिन व रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दिन और रात और उसमें क्या होता है बेटा? परिवर्तन होता है।
आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। आप यहाँ पर ऋतु के बारे में देख लें, इक्विनॉक्स के बारे में देख लें, सोल्स्टिस के बारे में देख लें, लीप ईयर के बारे में देख लिए, इल्यूमिनेशन सर्किल के बारे में देख लिए, डे एंड नाइट कैसे होता है वो देख लिए, सीजन में चेंजेस क्या होते हैं वैसे वो देख लिए, सन कहाँ-कहाँ पर कब-कब परपेंडिकुलर होता है वो आप लोगों ने देख लिया। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल गई हैं। ठीक है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे की क्लासेस में आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा ये वाले चैप्टर हेल्प करने वाला है। ठीक है बात, तो इसको एक बार और देखेंगे। किसी प्रकार की कोई डाउट होता है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और मैं उसे आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ये बात, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। और ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पर, मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, आप इसे एक बार पढ़ें और इसके जवाब दें। ठीक है बात, ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो अब। ठीक है बात, खाली स्थान को भरें, आप ये भर सकते हो आराम से। ठीक है बात, और अगर शॉर्ट आंसर टाइप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है बात, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको आप करने का कोशिश करेंगे और आराम से हो जाएगा। ठीक है बात, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।